आज का लेक्चर। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम डी ब्लॉक से। पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जरूर बता देता हूं डी ब्लॉक की, जैसे कि सबसे पहले डी ब्लॉक जो होता है बीच वाली सीरीज को कहते हैं। इसमें टोटल आप लोगों को मैंने 3D सीरीज करवा रखी है। 3D सीरीज क्या होती है? 21 स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम, 23 वैनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 मैग्नीज, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकल, 29 कॉपर और 30 जिंक। इसके बाद एक 4D सीरीज है। क्या याद करवाया था? याद करिए। यारी जरा निभाना, मौत तक, रू रोकनी पड़े अगर, कूद जाना। ये 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और ये 48। और इसी तरह से 5D सीरीज आपको करना है। ला, हफ्ता, वरना, रे, उधर, इधर, पिटाई और होगी। ये आपको क्या करना है? 57th है लेंथनम। उसके बाद एक ब्रेक आ जाता है 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। तो हम लोगों को बेसिकली ये देखना है कि इसके बीच के सारे एलिमेंट्स जो 57 और 72 के बीच के एलिमेंट्स हैं, कहां से कहां तक? 58 से लेकर 71 तक, सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक। ये इनके इलेक्ट्रॉन 4f में एंटर करते हैं, इसलिए इनको 4f सीरीज भी कहा जाता है। और क्योंकि ये लेंथनम के बाद से आते हैं तो इसी तरह से लेंथेनाइड्स भी बोलते हैं इनको। ठीक इसके नीचे 5f सीरीज भी होती है जो 90 थोरियम से लेकर 103 लॉरेंसियम तक चलती है। ये एक्टिनोइड्स एक्टिनियम के बाद आते हैं, इनलिए इसका नाम एक्टेनाइड्स रखा गया है। ये तो रहा एक बेसिक चर्चा। ऊपर डी ब्लॉक है और नीचे एफ ब्लॉक है। इसके बाद हम लोग आगे अगर बात करेंगे, पढ़ेंगे इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको पढ़ना है जनरल ट्रेंड्स इस चैप्टर के। जनरल ट्रेंड में पहला जनरल ट्रेंड जो मैं करवा रहा हूं, साइज। एक बार दोबारा अच्छी तरह से सब ध्यान से देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। साइज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या? देखिए, हमेशा पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए हमेशा, मतलब किसी का एटॉमिक नंबर 21 है, फिर 22 है, फिर 23 है और फिर 24 है। तो जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं ना, तो क्या हो रहा है, 21 वाले में न्यूक्लियस के अंदर 21 प्लस है और बाहर 21 माइनस है। पर 22 वाले के केस में न्यूक्लियस में 22 प्लस है और अंदर बाहर 22 माइनस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं, एक अधिक प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियस ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है। ये भी कह सकते हैं। फिर इसमें 23 प्रोटॉन, फिर इसमें 24 प्रोटॉन। तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं, प्रोटॉन बढ़ रहा है। प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज न्यूक्लियस के अंदर बढ़ रहा है, और न्यूक्लियस के अंदर अगर प्लस की शक्ति बढ़ रही है तो माइनस की शक्ति को अपनी तरफ खींचेगा। इसे बच्चों न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। और जब कोई न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो साइज छोटा होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आएंगे तो साइज श्रिंक हो जाता है। अगर आप मेरी बात को समझिए तो बड़े सरल शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए हमेशा न्यूक्लियस पावरफुल हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ रहा है
तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पावरफुली खींचेगा और साइज कॉन्ट्रैक्ट होगा हमेशा पीरियोडिक टेबल में। मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हुए हमेशा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और याद रखिए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होता है, साइज छोटा होता है। न्यूक्लियर चार्ज चाहता क्या है भाई, न्यूक्लियर चार्ज तुम क्या चाहते हो, न्यूक्लियर चार्ज कहेगा न्यूक्लियर चार्ज मैं ये चाहता हूं कि न्यूक्लियस पावरफुल हो रहा है और इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचूं, मतलब मैं चाहता हूं साइज को छोटा कर दूं, कॉन्ट्रैक्ट कर दूं। मैंने कहा ठीक है, गुड। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए पीरियोडिक टेबल में वैसे ही साइज डिक्रीज होता है। पर यहां पे बच्चों एक ट्विस्ट है कहानी में। क्या सर? अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन पे जोर दूं तो 21 वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s2 3d1, फिर 4s2 3d2। तो मैंने क्या नोटिस किया, मैंने नोटिस किया कि सर 4s में इलेक्ट्रॉन सेम रहे, फोर्थ शेल मतलब बाहर वाला शेल उसमें इलेक्ट्रॉन सेम है, बट इलेक्ट्रॉन चेंज किस में हुआ, इलेक्ट्रॉन 3d में चेंज हुआ। आइए इसको समझते हैं। क्या देखिए ध्यान से, ये रहा न्यूक्लियस, मान लीजिए ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल और ये फोर्थ शेल। तो ये है 3d और ये है 4s, मतलब थर्ड शेल का d सब शेल और ये फोर्थ शेल का s सब शेल है। अब बच्चों हुआ क्या, 4s में हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिक्स कर दिए, ये कांस्टेंट है, और जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव हो रहे हैं d1 d2 d3 d4, इलेक्ट्रॉन d में एंटर कर रहा है। तो सर इससे क्या हुआ, इससे एक और प्रॉपर्टी, एक और फीचर हमें देखने को मिल रहा है। क्या फीचर सर, क्या फीचर मिल रहा है सर? फीचर ये मिल रहा है जनाब कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को करेंगे रिपेल। रिपेल, ये भी नेगेटिव है वो भी नेगेटिव है। अच्छा, रिपेल करने से क्या होगा, रिपेल करने से ये इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे वैलेंस के, मतलब बाहर वाले शेल के, 4s शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे। अब बताइए बेटा, न्यूक्लियस से अगर दूर जाएगा वैलेंस शेल तो साइज बढ़ जाएगा। यस, साइज बढ़ जाएगा। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, कौन से फिनोमिना को, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन मतलब 3d के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल मतलब बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को जो रिपेल कर रहे हैं और दूर कर रहे हैं अपने आप से, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये क्या चाहता है बच्चों, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट चाहता है साइज बड़ा हो जाए। क्यों, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है, मैं दोबारा बता दूं, शील्डिंग इफेक्ट मतलब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया सर, दोनों बातें आपने समझा दी, वेरी गुड। क्या दोनों बातें, न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जाते हुए बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है तो साइज छोटा होगा, गुड, वेरी गुड। पर ये साइज छोटा हुआ सिर्फ मिडवे तक, मिडवे मतलब आधा रास्ता, यहां तक ही हुआ। इस आधे रास्ते के बाद साइज ऑलमोस्ट सेम रहा, घटा नहीं। तुम कहोगे क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा हाँ यही तो गेम है भाई। तुमने कहा मतलब सर, मैंने कहा बेटा जी, अगर बेटेलाल आप ग्राफ देखते हो उसका, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा कि यहां मैं लिखूंगा एटॉमिक नंबर और यहां मैं लिखूंगा साइज, ऊपर जाते हुए साइज बढ़ रहा है और लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो इस ग्राफ को मैं कैसे प्लॉट करूंगा, मैं इधर बनाऊंगा स्कैंडियम, और स्कैंडियम से लेकर मिडवे तक, मिडवे मतलब ऑलमोस्ट मैग्नीज तक, हाफ वे तक। आप देख रहे हैं जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, वेनेडियम आया, टाइटेनियम आया, वेनेडियम आया, क्या हुआ, नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ, नीचे मतलब साइज छोटा हो रहा है। तो इसका मतलब जैसे जैसे मैं एटॉमिक नंबर बढ़ा रहा हूं, एटॉमिक नंबर बढ़ा रहा हूं, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब साइज छोटा हो रहा है। बट मैग्नीज के बाद से ऑलमोस्ट कॉपर तक साइज एक सीधी लाइन है, ऑलमोस्ट पैरेलल लाइन, आप देख पा रहे हैं एकदम पैरेलल लाइन, ऑलमोस्ट सीधी लाइन है। सर ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है साइज में कोई बदलाव ही नहीं आया, साइज चेंज ही नहीं हुआ। मैंने कहा क्या बात कर रहा है यार, यहाँ पे भी तो एटॉमिक नंबर बढ़ ही रहा है ना, फिर साइज क्यों नहीं घट रहा मिडवे के बाद से। तो फिर आपने कहा सर क्योंकि, याद करिए वही वाला कॉन्सेप्ट दोबारा बता रहा हूं, ये रहा न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, थर्ड शेल का डी,
फोर्थ शेल का s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आए, d में 1 इलेक्ट्रॉन आया। 1 इलेक्ट्रॉन इतना अच्छा रिपेल नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि अच्छी तरह से शील्ड नहीं करता, स्क्रीनिंग इफेक्ट अच्छा नहीं करता D इज नॉट अ गुड शील्डर। ठीक है, कोई बात नहीं। D में 2 इलेक्ट्रॉन आए तब भी अच्छी शील्डिंग नहीं हो पाएगी बॉस। 3 इलेक्ट्रॉन आए, शील्डिंग नहीं हो पा रही। 4 इलेक्ट्रॉन आए, शील्डिंग नहीं हो पा रही। 5 इलेक्ट्रॉन, अब जैसे ही 5 आए, 5 मतलब मिडवे, आधा रास्ता, अब ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शील्डिंग करेंगे। याद करिए, शील्डिंग मतलब क्या है? ये शील्डिंग मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब मिडवे तक शील्डिंग इफेक्ट का कोई भी रोल नहीं रहा, बट मिडवे के बाद से शील्डिंग इफेक्ट ने जोर पकड़ा। शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है तो साइज वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है। तुम कहोगे इसका मतलब सर शील्डिंग इफेक्ट चाह रहा है साइज बड़ा हो जाए, बिल्कुल, पर याद रखिए इस बात को भूल नहीं सकते हम लोग। क्या लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर भी तो बढ़ रहा है, और एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा पावरफुल हो रहा है। न्यूक्लियस, अभी अंकित गुप्ता रुकिए, न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा पावरफुल हो रहा है, तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए मिडवे तक तो साइज घटा, और मिडवे के बाद से साइज ऑलमोस्ट सेम रहा। क्यों? क्योंकि मिडवे के बाद से न्यूक्लियर चार्ज चाहता है साइज छोटा हो जाए, पर न्यूक्लियर चार्ज को अपोज करता है कौन? शील्डिंग इफेक्ट। सर ये शील्डिंग इफेक्ट पहले क्यों नहीं हुई? क्योंकि डी पुअर शील्डर है, 1-2 इलेक्ट्रॉन अच्छी तरह से रिपेल कर नहीं पाएंगे, शील्डिंग इफेक्ट कर नहीं पाएंगे। तो शील्डिंग कहां से स्टार्ट हुई सर? कम से कम 5 इलेक्ट्रॉन से, मतलब सर हाफवे से। तो हाफवे के बाद से ये एक दूसरे के अपोजिट काम करने लग गए। न्यूक्लियर चार्ज चाहता है साइज छोटा हो जाए, शील्डिंग इफेक्ट चाहता है साइज बड़ा हो जाए, तो ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को अपोज करके नेगलिफाई कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं, और साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट कॉमा साइज फर्स्ट डिक्रीजेस। कहां तक? अप टू मिडवे तक। एकदम मेन भाषा लिख रहा हूं, जो लिख रहा हूं ये रट लेना बेटा। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट कॉमा साइज फर्स्ट डिक्रीजेस, साइज पहले डिक्रीज करता है अप टू मिडवे, मिडवे तक साइज डिक्रीज किया। साइज फर्स्ट डिक्रीजेस अप टू मिडवे, क्यों? एक ही कारण, ड्यू टू इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर मिडवे के बाद क्या हुआ? साइज रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, साइज ऑलमोस्ट सेम रहा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ऑलमोस्ट सेम, एज न्यूक्लियर चार्ज इज, कौन करता है अपोज? न्यूक्लियर चार्ज इज अपोज्ड बाय कौन? न्यूक्लियर चार्ज इज अपोज्ड बाय शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। डी के इलेक्ट्रॉन उसे शील्ड चाहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट चाहता है साइज बड़ा हो, न्यूक्लियर चार्ज चाहता है साइज छोटा हो। नोट लिख रहा हूं, नोट, क्या हिंदी में लिख रहा हूं ये याद नहीं करना। न्यूक्लियर चार्ज चाहता है साइज डिक्रीज हो और शील्डिंग इफेक्ट चाहता है साइज इंक्रीज हो, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। तो मिडवे के बाद से ही ये होता है। क्यों? क्योंकि मिडवे के बाद से ही डी में इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे आते हैं, डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, उससे पहले ये नहीं होता है। अच्छा, इसके बाद सबसे ज्यादा आप मुझे बताइए, अच्छा सबसे ज्यादा शील्डिंग कहां पे होगी? शील्डिंग कौन कर रहा है? डी के इलेक्ट्रॉन। तो मैंने कहा डी में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो शील्डिंग होगी नहीं। सबसे ज्यादा डी में इलेक्ट्रॉन कहां होंगे? यस, आखिर वालों में।
आखिरी वालों में सबसे ज्यादा डीमे इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब आखिरी वाले जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, इन सब में शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। देखो नीचे शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या चाहता है, साइज इंक्रीज हो, इसलिए आखिरी में साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। यस, साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। इस तरह का एक ग्राफ हम लोगों को देखने को मिलता है। ये पहली चीज है आज के लेक्चर की। ठीक है, अब दूसरी चीज बताता हूं ध्यान से। बेटा नीचे मूव करते हुए क्या होता है, नीचे मूव करते हुए आप एक बार जरा मेरे पॉइंटर को ध्यान से देखिएगा, ये मेरा पॉइंटर रेड कलर का दिख रहा होगा आप लोगों को। 3D सीरीज और 4D सीरीज के मुकाबले 4D सीरीज नीचे जाते हुए, हम लोगों ने 10th में क्या पढ़ा था, हर बार नीचे जाते हैं। 3D है, फिर 4D, एक शेल बढ़ गया, 4D से 5D, फिर एक शेल बढ़ गया। हर बार हम जब नीचे जा रहे हैं तो एक एक शेल बढ़ रहा है, एक एक शेल बढ़ रहा है। ठीक है सर, शेल बढ़ रहा है तो क्या होगा सर, अरे भाई शेल बढ़ रहा है तो साइज बढ़ेगा। यस, इसका मतलब 3D के मुकाबले 4D बड़ा होगा और 4D के मुकाबले 5D बड़ा होगा। पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है जनाब। क्या, इस ट्विस्ट को ही ध्यान से सुनिएगा, ये ट्विस्ट आज की क्लास की जान होने वाली है। क्या सर 4D और 5D सीरीज का साइज सेम होता है? क्या कह दिया सर आपने? यस, ग्राफ बना के दिखाते हैं, ग्राफ। दोबारा से वही ग्राफ, यहां पर मैं शो कर रहा हूं साइज, और यहां मैं शो कर रहा हूं एटॉमिक नंबर। तो हो क्या रहा है, हो यूं रहा है कि अगर मैं 3D की बात करूं तो ये रहा स्कैंडियम, स्कैंडियम से ग्राफ कुछ ऐसे हुआ था, मैग्नीज तक, उसके बाद ग्राफ कुछ ऐसे यू हल्का सा ऐसे बना, कॉपर तक, आखिर में जिंक तक आते आते थोड़ा सा बड़ा बन गया। ये 3D सीरीज का ग्राफ हमने पीछे समझा दिया। अगर मैं 4D सीरीज का ग्राफ बनाऊं, 4D सीरीज भैया इसी के निशानों कर्मों पे चलता है, एकदम ऐसे ही चलता है 4D सीरीज। पर 4D सीरीज को मैंने ऊपर बनाया। ऊपर क्यों बनाया, क्योंकि 4D सीरीज साइज में बड़ा है 3D से। क्यों? क्योंकि उसमें एक ज्यादा शेल है, एक शेल अधिक है उसमें, एक शेल ज्यादा है 4D में। ठीक है, तो अब मैं 5D सीरीज बनाऊंगा। सर 5D सीरीज कहां बनाओगे आप, यही तो गेम है भाई। 5D सीरीज को ही देखते रहिए। 5D सीरीज बनती है एकदम इससे चिपक के। अब यहां पर एक नया मोड़ आ गया, कहानी ने नया मोड़ ले लिया। क्या कि सर 4D सीरीज का साइज बड़ा है? हाँ बड़ा है सर। 4D 3D से बड़ा है, हाँ बड़ा है। पर 4D और 5D इन दोनों का साइज तो सर ऑलमोस्ट सेम है। बिल्कुल देख रहे हैं, ग्राफ ओवरलैप कर रहा है। इसके कई एलिमेंट मैं आपको बताऊं, ये देखो, ये वाले सारे एलिमेंट 4D और 5D, इनके सारे एलिमेंट का साइज बहुत हद तक सेम है। इतने सेम है कि इसमें कई एलिमेंट तो बच्चों जैसे ZR और HF, इनको सेपरेट नहीं कर पाते हम लोग, इनके साइज इतने सेम है, सेपरेशन तक मुश्किल हो जाती है। अब सबसे पहली बात, साइज क्यों सेम है, साइज क्यों सेम है इसको समझते हैं। ठीक है सर, इससे पहले हमने क्या देखा था कि यहां से यहां पहले साइज डिक्रीज हुआ, उसके बाद यहां तक साइज सेम रहा, साइज में कोई बदलाव नहीं आया। सर साइज में कोई बदलाव तब नहीं आता जब दो फैक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। साइज में कब बदलाव नहीं आता, जब दो फैक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। दो फैक्टर है और दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं। जैसे यहां पर कौन से दो फैक्टर अपोजिट काम कर रहे थे, कोई मुझे बताएगा कौन से दो फैक्टर एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे थे? न्यूक्लियर चार्ज का अपोज कौन कर रहा था? यस, शील्डिंग इफेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब म्यूट कर लीजिए अपने आप को। जैसे दो फैक्टर यहां पर एक दूसरे का अपोज कर रहे थे, यहां पर भी दो फैक्टर एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। एक फैक्टर है साइज बढ़ाना चाहता है, वो है एक एक्स्ट्रा शेल। एक एक्स्ट्रा शेल की वजह से साइज बढ़ना चाहता है, बट हमें अब ये देखना है कौन अपोज कर रहा है उसको, कौन साइज को घटाना चाहता है। आइए देखते हैं कौन साइज को घटाना चाहता है। घटाना चाहता है, इसका आंसर है ये
यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। अरे यहाँ 57 से 72 चेक करिए ना, गायब है बीच के एलिमेंट। सर बीच के एलिमेंट गायब थोड़े ही है, सर बीच के एलिमेंट गायब थोड़े ही है, मैं कहूंगा। सेकेंड, बीच के एलिमेंट गायब थोड़ी है सर। बीच के एलिमेंट तो ये रहे नीचे। मैंने कहा हाँ यही तो गेम है। इलेक्ट्रॉन 4f में चले गए, तो क्या हुआ सर, 4f में चले गए। अब एक बात, कहानी को मेरी बात ध्यान से सुनिए। डी, जैसे मैंने कहा था ना, डी में एक इलेक्ट्रॉन जब आया था तो वो शील्डिंग नहीं कर पा रहा था। दो कर आए इलेक्ट्रॉन, वो शील्डिंग नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि डी पुअर शील्डर है। कम से कम 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हुए तब जाकर शील्डिंग स्टार्ट हुई, है ना। क्यों नहीं एक इलेक्ट्रॉन रिपेल कर पा रहा है भाई इसको? क्योंकि वो पुअर शील्डर है। तो कम से कम 5 इलेक्ट्रॉन हाफ वे तक जब आया मामला, तब हुई शील्डिंग, तब शील्डिंग ने जोर पकड़ा। अब बेटा शील्डिंग का ऑर्डर बताऊं तो सबसे अच्छी शील्डिंग करते हैं एस के इलेक्ट्रॉन, फिर करते हैं पी के इलेक्ट्रॉन, डी के, और सबसे आखिर में एफ के। तो हमने अभी भी देखा डी इतना अच्छा शील्ड नहीं करता, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट पहले इलेक्ट्रॉन से ही जोर नहीं पकड़ता, मिडवे के बाद से जोर पकड़ता है। हमने ये नोटिस किया। और अगर मैं एफ ब्लॉक पे ध्यान दूं, ओ माय गॉड, कहानी में ट्विस्ट, एफ तो एकदम बेकार शील्डर है, एकदम बेकार। मतलब एफ में कितने भी इलेक्ट्रॉन आ जाए, 14 के 14 क्यों ना आ जाए, वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाते। ये उनकी प्रॉपर्टी है भाई, इसमें तुम और मैं कुछ नहीं कर सकते। रिपेल ही नहीं करते, पुअरेस्ट शील्डर, मतलब एफ के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी शील्ड नहीं कर पाते, पुअर शील्डर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल रिपेल नहीं कर पाते। अब एक बात इधर आ जाइए, शील्डिंग इफेक्ट क्या चाहती थी? साइज इंक्रीज हो। एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डर है, मतलब शील्ड नहीं कर पाते, तो वहां पर साइज इंक्रीज ही नहीं हो पाता। तो सर साइज इंक्रीज नहीं हो पाता तो क्या होता है? सिर्फ साइज डिक्रीज ही होता है भाई, दूसरा फैक्टर है ही नहीं, सिर्फ डिक्रीज ही होता है। किसकी वजह से? न्यूक्लियर चार्ज। यही यही अकेला बादशाह है यहाँ पर, तानाशाह, अकेला राजा। तो ये भैया दबाकर साइज को डिक्रीज करता है। इसका मतलब क्या? समझिए मेरे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को आज की क्लास में। लेंथेनॉइड्स के अंदर जैसे जैसे मैं लेंथेनॉइड में मूव कर रहा हूं, 58 के बाद 59, 60, 61, 62, जैसे जैसे लेंथेनॉइड्स में एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, सिर्फ एक जने की तूती बोलती है, वो है न्यूक्लियर चार्ज। एफ ब्लॉक पुअरेस्ट शील्डर है, जिसकी वजह से वो चार्ज को रत्ती भर भी शील्ड नहीं कर पाते, तो साइज बढ़ बिल्कुल भी नहीं पाता, साइज लगातार घटता रहता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज की तूती बोलती है। न्यूक्लियर चार्ज लगातार साइज को घटाता रहता है बुरी तरह से, क्योंकि 4f के इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डर है, बिल्कुल भी रिपेल नहीं कर पाते, बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं कर पाते, और ना ही अपोज कर पाते हैं। तो सिर्फ साइज घटता है और बुरी तरह से घटता है, जिसकी वजह से साइज बहुत घट जाता है, बहुत। मतलब सीरियम के मुकाबले ल्यूटेटियम का साइज बहुत छोटा होता है। तो आप समझिए मेरी बात को। जैसे मान लीजिए एक अजम्पशन करते हैं, अजम्पशन, इसका साइज है 100, तो 59 वाले का साइज हो जाएगा 90, फिर 80, साइज छोटा होता रहेगा, छोटा होता रहेगा। तो इसका अगर साइज 100 है तो इसका साइज क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा इसका साइज। इसका साइज अगर 100 पाइकोमीटर है तो इसका साइज होगा 50 पाइकोमीटर। अब इससे पीरियोडिक टेबल पर क्या असर पड़ा सर? अब इसको पीरियोडिक टेबल पे कैरी फॉरवर्ड करिए, क्या हुआ पीरियोडिक टेबल पर, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। यहां से स्टार्ट हुआ था 57 के बाद से 58 हुआ था, ठीक है ना। तो इसका साइज अगर 100 है तो इसका भी मान लीजिए 101, 102 इतना ही था, इसके आसपास का ही साइज था। अब इसके बाद यहां पर आ गए और एकदम साइज भाई मुंह के बल गिर गया, एकदम साइज, एकदम शेयर के प्राइस गिर गए, 50 हो गया। तो इसके बाद कहां आए हम वापस? 71 के बाद 72। तो अगर इसका 50 है तो इसके आसपास ही साइज होगा, इसका मान लीजिए 51 होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अब इसको जरा ऊपर से रिलेट करिए। ऊपर से कैसे रिलेट करें? अब जर्कोनियम, इसका साइज 51 होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, अब इनका साइज जितना बड़ा होना चाहिए था नीचे जाते हुए, लेट मी टेक रेड कलर पेन,
इसका साइज से शुरू करते हैं, ठीक है ना। अगर इसका साइज 20 था तो अगले वाले का साइज होगा 30। क्यों? एक शेल बढ़ गया। तो अगले वाले का, या मान लीजिए इसका 30 था तो अगले वाले का साइज होना चाहिए था 40, ठीक है। तो उससे अगले वाले का साइज और बड़ा होना चाहिए था, ये 40 मान लो, 30 से 50, 20 बढ़ गया साइज, एक शेल की वजह से साइज 20 बढ़ गया। तो अगले वाले का साइज 20 और बढ़ना चाहिए था, 20 और बढ़ना चाहिए था, कितना होना चाहिए था? 70 होना चाहिए था इसका साइज। बट इसका साइज कितना है आप देख पा रहे हैं? 51 ही है, मतलब उसके साथ का ही है साइज। तो इन शॉर्ट मैं क्या कहना चाहता हूं, इस बात को समझिए। हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं साइज बढ़ता है, एक एक्स्ट्रा शेल के ऐड होने की वजह से। एक्स्ट्रा शेल के ऐड होने की वजह से साइज बढ़ता है। बट 4D और 5D में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ कहानी में ट्विस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच के एलिमेंट एफ ब्लॉक है जो पुअर शील्डर है, और इलेक्ट्रॉन एफ में चला गया जो बेकार शील्डिंग करा और साइज को और छोटा कर दिया। लैंथेनॉइड्स में साइज छोटे होने को लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, जिसकी वजह से साइज मुंह के बल गिरा, साइज छोटा हो गया, और इसकी वजह से इसके सारे एलिमेंट एक जैसे हो गए, एक जैसे साइज। मतलब नीचे जाते हुए साइज को बढ़ना चाहिए था, न्यूक्लियर चार्ज, सॉरी, नीचे जाते हुए साइज को बढ़ना चाहिए था एक एक्स्ट्रा शेल के ऐड होने की वजह से। वहीं पर शेल के बढ़ने से साइज जितना बड़ा, उसको अपोज करा एक और फैक्टर ने। किसने? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ने। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ने साइज छोटा कर दिया। तो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हुए इन दोनों का साइज सेम हो गया। तो थोड़ा कम समझ में आया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं जो लिख रहा हूं इस पे फोकस करें, इसके बाद एक और बार समझाऊंगा क्या लिख रहा हूं। 4D, ध्यान से देखना, 4D का साइज बड़ा है। 4D सीरीज एलिमेंट्स आर लार्जर, बड़े हैं, आर लार्जर देन 3D series elements due to the addition of extra shell. 4D and 5D series elements are almost similar. भैया ये तो सिमिलर हो गए, क्यों ऑलमोस्ट सिमिलर? ड्यू टू, क्यों? ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बस आपको कुछ नहीं लिखना, कहानी सिर्फ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लिखना। अब ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है ये लिख रहा हूं मैं इधर। ड्यू टू पुअर शील्डिंग of 4f electron, due to poor shielding of 4f electron, in lanthanides size decreases with increased atomic number. This phenomena is known as lanthanide contraction. तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? कॉन्सिक्वेंस मतलब इसका क्या प्रभाव पड़ा? कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एलसी मतलब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सिक्वेंस क्या पड़ा, क्या असर पड़ा? असर ये पड़ा पीरियोडिक टेबल पे कि 4D and 5D elements are similar in size. एग्जाम्पल, ये वाले एलिमेंट जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था ZR और HF, they are so similar. एग्जाम्पल ZR मतलब होता है जिरकोनियम, एंड HF मतलब होता है हॉफनियम, आर
so similar that it is very hard to separate them. बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है इनको सेपरेट करने में। और इसी के साथ मेरा पहला जनरल ट्रेंड पूरी तरह से खत्म हुआ। मैं आप लोगों को 1 सेकंड का पॉज टाइम दे रहा हूं उसको रीड करने के लिए। प्लीज इसको रीड करिए तुरंत। मैं दूसरे जनरल ट्रेंड पे अभी आऊंगा। अब आते हैं दूसरे जनरल ट्रेंड पे। दूसरा जनरल ट्रेंड है कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज। ये बहुत आजकल ट्रेंड में है। कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज बहुत आ रहा है। ये देखिए कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज। कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज आइए देखते हैं। कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात है, ये बहुत ट्रेंडिंग है, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर वेरी गुड कैटलिस्ट। भैया इतने अच्छे कैटलिस्ट है ना डी ब्लॉक एलिमेंट, मैं आपको बताकर समझा नहीं सकता। आप कहीं पे भी कोई भी कैटलिस्ट याद कर लो। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। V2O5 इसका नाम है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, used as a catalyst। किसमें? जब SO2 में O2 डालते हैं और SO3 बनाते हैं तो V2O5 डालते हैं कैटलिस्ट में। ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हुए, ये प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में काम आता है, रिएक्शन, उसमें V2O5 का इस्तेमाल किया जाता है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। Fe is used as catalyst in the manufacturing of ammonia। अमोनिया बनाते वक्त हेबर प्रोसेस, अमोनिया बनाने का नाम है हेबर्स प्रोसेस। उसमें क्या हुआ था, उसमें N2 को 3H2 में डाल देते थे तो वह अमोनिया बनाता था, और इसका कैटलिस्ट कौन होता था? Fe। इसके अलावा
MO2O3, molybdenum oxide. Molybdenum oxide is a good कैटलिस्ट। इसके अलावा निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम यूज्ड इन कैटालिटिकल हाइड्रोजिनेशन। याद करिए, जब डबल बॉन्ड्स में हाइड्रोजन डाला जाता था सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए, हमेशा क्या डालते थे? निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। तो ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स हैं जहां पर कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं और वो कैटलिस्ट डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो इन सब बातों से मैं क्या बोलना चाहता हूं, क्या प्रूफ करवाना चाहता हूं कि यार डी ब्लॉक एलिमेंट्स भैया बहुत अच्छे कैटलिस्ट है, बहुत अच्छे कैटलिस्ट है। आप अगर 100 रिएक्शन देखोगे, 100 कैटलिस्ट देखोगे, तो उसमें 99% कैटलिस्ट डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। तो इससे एक बात प्रूफ हो जाती है कि डी ब्लॉक एलिमेंट बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। यस। अब सवाल ये आता है क्यों। तो इसके आंसर को ढूंढने के लिए हम ये देखते हैं कि अच्छे कैटलिस्ट के अंदर क्या प्रॉपर्टीज होती है, कौन एक अच्छा कैटलिस्ट होता है। तो 3 बातें निकल के आती हैं। एक अच्छे कैटलिस्ट के अंदर 3 बातें होनी चाहिए। पहली बात, एक अच्छा कैटलिस्ट कौन होता है? पहली बात ध्यान से सुनिएगा, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता। अब सर, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? अलग अलग तरहों के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना। मतलब अलग अलग तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब अलग अलग तरह के एलिमेंट्स के साथ जुड़ना। ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको याद दिला दूं, जैसे जैसे फॉर सपोज मैग्नीज है, मैग्नीज +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देकर कंपाउंड बना सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन देकर कंपाउंड बना सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन देकर कंपाउंड बना सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन देके कंपाउंड बना सकता है। ये इसके अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसके कोई नखरे नहीं है भैया कि मैं तेरे साथ नहीं जुड़ूंगा, तेरे साथ नहीं जुड़ूंगा, जो जिसके साथ आए भैया ले सबके साथ जुड़ूंगा। मैं हर तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता हूँ। इसका मतलब ये हर तरह के एलिमेंट के साथ कंबाइनिंग कैपेसिटी रखता है, किसी के साथ भी जुड़ सकता है। ये पहली बात, क्योंकि इसकी अलग अलग तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। दूसरा, इनका साइज छोटा होता है यूजुअली। तो साइज जिनका छोटा होता है ना, तो उनका सरफेस एरिया बड़ा होता है। ये मैं हमेशा क्लासरूम से मैं बताता हूँ, जिसका साइज छोटा होता है उसका सरफेस एरिया बड़ा होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के तौर पर। ये मेरे पास एक अदरक का टुकड़ा है। अब इसका सरफेस एरिया ये है, ये वाला सारा का सारा। मैं अदरक के टुकड़े को चाय में कभी ऐसे नहीं डालता। मैं उसको अगर 2 टुकड़ों में कर दूं तो उसका सरफेस एरिया ये वाला तो पहले से ही था, है ना। पर जैसे ही मैंने उसको बीच में से काटा, तो आप देख पा रहे हैं ये एक्स्ट्रा सरफेस एरिया उसका बढ़ गया। तो तुम कहोगे सर, फिर तो अगर मैं और छोटे छोटे उसके टुकड़े कर दूं अदरक के, तो सरफेस एरिया और बढ़ जाएगा। बिल्कुल। इसका मतलब, कभी आपने देखा हो तो चाय में अदरक डायरेक्ट नहीं डाली जाती, उसको पीस के डाली जाती है, कूट के डाली जाती है। इसी तरह से हर मसाला जो हमारे किचन में यूज किया जाता है, चाहे वो लाल मिर्च हो उसको पीसा जाता है, हल्दी हो उसको पीसी हुई पाउडर फॉर्म में डाली जाती है। हर एक चीज को हम लोग यूज करते हैं कैसे? पीस कर। क्यों? क्योंकि अगर हम पीसेंगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा। साइज जितना छोटा होगा सरफेस एरिया उतना बड़ा होगा। डी ब्लॉक एलिमेंट का साइज बहुत छोटा है, सरफेस एरिया इसीलिए बहुत ज्यादा है। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा चीजों के साथ एक बारी में रिएक्ट कर पाएगा, एक अच्छा कैटलिस्ट होगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर very good catalysts as they have the following 3 important features. D block elements are very good catalysts as they have the following 3 important features which should be present in a good catalyst, which should be present in a good catalyst. कौन सी 3 important बातें? पहला, they have small size due to which
they can provide large surface area. दूसरा, they can show variable oxidation state due to which they can held with a number of elements. दे आगे दे। और तीसरा बेटा, एक अच्छा कैटलिस्ट पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो ए और बी को जोड़कर मुझे सी बनाना है, तो कैटलिस्ट कौन है जो रिएक्शन को फास्ट करवाए? मान लो मैंने इसमें डी कैटलिस्ट डाल दिया, तो डी कैटलिस्ट इससे भी जुड़ना चाहिए, इससे भी जुड़ना चाहिए, इन दोनों से जुड़ेगा तभी तो इन दोनों को आपस में जोड़ेगा, भाई। पहले ए से जुड़े, फिर बी से जुड़े, ताकि इन दोनों को आपस में जोड़ दे, और फिर बीच में से कट ले यहां से चुपचाप से, फिर ये दोनों आपस में जोड़कर सी बना देंगे। ये अच्छे कैटलिस्ट की पहचान है। तो जब ये उनके साथ जुड़ते हैं तो उनको इंटरमीडिएट्स बोला जाता है, इंटरमीडिएट्स। तो ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाते हैं। दोबारा सुनिए, जैसे ए और बी को जोड़कर मुझे प्रोडक्ट बनाना है सी, और मैंने यहां पर डी कैटलिस्ट रखा, तो ए इसके साथ भी जुड़ना चाहिए, बी इसके साथ भी, दोनों के साथ जुड़ना चाहिए, तभी दोनों को आपस में जोड़ेगा, तभी ये दोनों आपस में जोड़ेगा, तभी को आप मेरी बात को समझिए, तभी ठीक है, तभी आपस में ये जोड़ेगा दोनों को। तो ये जब इन दोनों से जुड़ेगा, तो ए से जब ये जुड़ेगा तो ये अनस्टेबल बनाने चाहिए इंटरमीडिएट। अनस्टेबल मतलब ये नहीं कि ए के साथ ही इतनी अच्छी तरह से जुड़ गया तो भैया बी तो आइसोलेट फील करने लग गया, बी से तो जुड़ेगा ही नहीं, इन दोनों में आपस में रिएक्शन हो, ले भैया बी तेरा कुछ काम नहीं। मतलब ए और डी ने अगर अच्छा, मतलब कैटलिस्ट और इसकी अगर इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, फिर तो आगे रिएक्शन ही नहीं होगी। इसका मतलब इसको इंटरमीडिएट बनाने हैं दोनों के साथ, बट अनस्टेबल, इतने स्टेबल नहीं, क्योंकि इनको बीच में से फिर कट लेना है इसको। तो तीसरी बात क्या है, दे फॉर्म्स अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स। तो ये तीन बातें हैं आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये तीन बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए इनको अच्छी तरह से, इनको आप अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए। इनको अच्छी तरह से देख लीजिए, और